जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीके स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप सभी को पता होगा, हम लोग कर रहे हैं अभी बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक की तैयारी करा रहे हैं ना। और ये है प्रैक्टिस सेट 33। देखिए पीछे हमने ऑलरेडी 1 2 3 करके जो प्रैक्टिस सेट था वो सब तो करा दिया था, लेकिन कई सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर लास्ट से कराइए, यानी कि रुक्मणी पब्लिकेशन में जो लास्ट से दे रखा है ना प्रैक्टिस सेट, वो वाला कराइए, क्योंकि उसमें जो है 3/8/2025 यानी इधर 2025 वाला दे रखा है। यानी सीधी तौर पर कहा जाए तो आप सभी का कहने का मतलब ये था कि सर 2025 वाला पहले कराइए, तो इसी को कराते हैं, कोई बात नहीं है, 2025 वाला ही करा रहे हैं। तो इसका नाम भी हम यही दे देते हैं, सेट 33 ही नाम देते हैं, ताकि आप सबको पहचानने में सही लगे, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और सेट लगाना है तो कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा। देखिएगा पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए कह रहा है कि राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, बताइएगा। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, एक क्वेश्चन को अधिक से अधिक 2 बार पढ़ेंगे, है ना। तो राइट आंसर का क्या होगा, कहेंगे सर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, दरभंगा में स्थित है। छोटा मोटा जो फैक्ट होगा वो हम आपको बताते चलेंगे। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के यदि आपको स्थापना पूछा जाए ना, तो याद रखिएगा 15 सितंबर, है ना, 15 सितंबर 2025 को होती है, ध्यान रखना है, ठीक है, राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना। अगला क्वेश्चन यहीं पर देखिए, ये है 2025 वाला जो है कि करंट अफेयर। वैसे आपको ध्यान नहीं रखना है, इसका आंसर आपको याद नहीं रखना है, आप बस ये याद रखिएगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 से क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, बिहार पुलिस में, तो हो सकता है आगे भी पूछा जाए, तो मतलब ये एक टॉपिक बन जाता है ना। तो इस टॉपिक को क्लियर करना है आप सभी को। हालांकि जब एग्जाम नज़दीक आएगा तो करंट अफेयर के इन सारे टॉपिक को हम कराएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था। मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो अच्छे से आप सभी को पता होगा कि सर मगध साम्राज्य का संस्थापक था बिंबिसार, है ना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर पूछा जाए आपसे कि हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी, किस वंश की स्थापना, अगर आपसे पूछा जाए हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी, तो बिंबिसार ने ही किया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, क्या हो गया, हाँ, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI का संचालन कब किया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कहिएगा सर 1995 ईस्वी में किया गया था, ठीक है, ध्यान रखना है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला यहाँ पर देखिए कथन निष्कर्ष वाला दे रखा है ना, कथन और कारण वाला, निष्कर्ष नहीं बोलेंगे, कथन और कारण। यहाँ पर 2 कथन दिया है ना, ए और आर, तो इस कोड के अनुसार अपना उत्तर देना है। चलिए अभिकथन कहता है कि हरित ऊर्जा गलियारे का उद्देश्य अक्षय ऊर्जा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संचरण स्थापित करना है, और कारण कहता है कि अक्षय ऊर्जा को राष्ट्रीय ग्रिड में एकीकृत करना आवश्यक है। देखिए हरित ऊर्जा गलियारे का जो उद्देश्य है ना, इसका उद्देश्य अक्षय ऊर्जा नहीं, नवीकरणीय ऊर्जा इसका उद्देश्य है। क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा उद्देश्य है, और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर नहीं, ये राज्य लेवल पर, है ना, स्थापित करना इसका उद्देश्य है। तो कथन यानी कि अभिकथन जो ए दे रखा है ये तो गलत है, लेकिन ये वाला सही है, अक्षय ऊर्जा को राष्ट्रीय ग्रिड में एकीकृत करना आवश्यक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए गलत लेकिन आर सही, ए गलत ए गलत ए गलत। देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी में दे रखा है, ए गलत है परंतु आर सही है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी वाला होगा, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी महानदी की सहायक नदी है, इनमें कौन सी महानदी की सहायक नदी है। तो देखिए यहाँ पर तो जगह आंसर आपका ऑप्शन ए है, लेकिन आपको पूरी तरह से याद रखना है कि महानदी की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, है ना, ये आप याद रखिएगा। तो देखिए एक बार से हम आपको लिखवा देते हैं। एक तो हो जाएगा शिवनाथ नदी, ठीक है, ये सब नदी के नाम है। हसदेव हो जाएगा, हसदेव नदी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, हसदेव, हसदेव नदी। इसके अलावा एक मांड याद रखिएगा, मांड नदी। एक है ईब नदी, ठीक है, हसदेव, है ना, शिवनाथ, हसदेव, मांड, ईब, और एक जोंक याद रखिएगा, जोंक और ओंग नदी, जोंक और ओंग नदी, और ये एक तेल नदी, ठीक है। तो ये सब बेसिकली हैं इसके जो है कि सहायक नदी के नाम है। तो उन्हीं में दे रखा है कौन इसकी सहायक नदी, तेल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा महानदी पर 1-2 फैक्ट आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है महानदी के बारे में। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए क्वेश्चन कि महानदी की जो है कि विश्व की सबसे लंबी जो नदी बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है, तो याद रखिएगा महानदी पर ही बना हुआ है। विश्व का सबसे लंबा नदी बांध कौन सा हो जाएगा, महानदी पर बना है। और उस बांध का नाम क्या है, तो अच्छे से आप सभी को पता होगा, कहिएगा सर हीराकुंड डैम या हीराकुंड बांध बोलेंगे, है ना। कहाँ पर है, महानदी पर स्थित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 2011 के जनगणना से पूछ रहा है, कह रहा है इसके अनुसार देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य बताइए। तो कौन हो जाएगा, कहेंगे सर उत्तर प्रदेश हो जाएगा सबसे अधिक जनसंख्या वाला, बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है कि सोर्स कोड माई बिगनिंग पुस्तक के लेखक कौन है।
माई बिगिनिंग पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर क्या होगा? कहेंगे सर बिल गेट्स हो जाएंगे, बिल गेट्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं पूछ रहा है? इसको थोड़ा मोटा कर लें क्या? ठीक है ना, हाँ मोटा सही लग रहा है, बताइएगा। अच्छा, इनमें कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? तो ब्रिक्स का सदस्य इसमें कौन सा नहीं जाएगा? भारत तो, इंडिया तो होगा, चीन भी होगा, रूस भी होगा, दक्षिण कोरिया नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। देखिए ब्रिक्स किस प्रकार से बना था ये थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं, ईजी है, समझना आसान है। मतलब पहले बी से हो गया, यहाँ पर क्या कहेंगे सर, बी से हो गया ये ब्राज़ील, ठीक है ना, इसमें एक आ जाएगा ब्राज़ील। आर से हो गया रूस, ठीक है। आई से हो गया इंडिया यानी कि भारत। सी से हो गया चाइना यानी चीन। और आपका एस से हो गया साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका। तो ये सारा देश पहले सिर्फ ब्रिक था, ये साउथ अफ्रीका भी नहीं था, पहले सिर्फ ब्रिक था, यानी कि टोटल 4 देश ही इसमें सम्मिलित थे। बाद में फिर आकर के साउथ अफ्रीका शामिल हुआ तो ब्रिक्स का नाम जाना जाने लगा। इसके बाद अन्य भी कई सारे इसमें जो है कि देश जुड़ते गए, जैसे मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, ये सब भी आकर के जुड़े। लास्ट में 2024 या 25 में, शायद 2025 में आकर के जुड़े हैं ये इंडोनेशिया। लास्ट का जो 11वां मेंबर है ना, ये पूछा जाता है लेटेस्ट वाला, इंडोनेशिया है इसका, है ना। तो कुल मिलाकर के अभी इसमें 11 मेंबर हैं। तो इनमें नहीं कौन सा हो जाएगा? दक्षिण कोरिया हो जाएगा, बाकी सब हैं। और जो थे आपको नाम तो बता ही दिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्या पूछ रहा है। यहाँ पर पूछ रहा है कि द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है, बताइए। द व्हाइट टाइगर के लेखक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अरविंद अडिगा नाम है उसका, ठीक है। क्या नाम है? अरविंद अडिगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं भाई, इसको भी देख लीजिए। कह रहा है कि डैश भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, बताइए। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? देखिए नाम है उसका, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? कहेंगे सर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर आपसे हो सकता है पूछा जाए कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब से होती है? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब से होती है? कहेंगे सर अप्रैल 1973। अप्रैल 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, पीटी लिख दिया सिर्फ। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत अप्रैल 1973 से होता है, ये ध्यान रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या पूछ रहा है। कह रहा है नंदा देवी पर्वत बताइए कहाँ स्थित है? नंदा देवी पर्वत कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कहेंगे सर उत्तराखंड में स्थित है नंदा देवी पर्वत। G7 सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ था, बताइए। G7 सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? कहेंगे सर ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल सही है, कनाडा में हुआ था 2025 वाला। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है, विश्व रेडियो दिवस। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को किसने? कहेंगे सर बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, बताइए। सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी। अच्छा, प्रायद्वीपीय नदी का मतलब क्या समझते हैं? देखिए प्रायद्वीपीय नदी को उसको कहते हैं जैसे कि हमारा जो भारत है वो कई सारे भाग में जो बटे हुए हैं ना, ये हो गया तटीय इलाका हो गया, लेकिन बीच में देखिएगा जो प्रायद्वीपीय पठार है, इसको बीच वाला भाग को प्रायद्वीपीय पठार बोला जाता है। तो ये जो भारत का दक्षिण वाला प्रायद्वीपीय पठार है ना, इसमें जितने भी नदियाँ वगैरह बहती हैं उसी को प्रायद्वीपीय नदी कहता है। तो वही पूछ रहा है कि दक्षिणी भाग में प्रायद्वीपीय पठार में बहने वाली सबसे बड़ी नदी, तो नाम क्या देखा गया है कि सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी। समझ रहे हैं अब प्रायद्वीपीय का मतलब क्या हो रहा है? तो कौन सी नदी है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, गोदावरी नदी हो जाएगा, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी हो जाएगा। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए दक्षिण गंगा, ठीक है, क्योंकि दक्षिण इलाके में ये बहती है तो क्या बोलेंगे? दक्षिण गंगा, नाम याद रखिएगा, ठीक है, दक्षिण गंगा। अच्छा, या फिर इसको वृद्ध गंगा भी कहते हैं, वृद्ध गंगा, वृद्ध गंगा, दक्षिण गंगा कह लीजिए, फिर वृद्ध गंगा कह लीजिए। सूर्य किस प्रकार का खगोलीय पिंड है, बताइएगा। सूर्य जो है ये किस प्रकार का खगोलीय पिंड है? सूर्य एक प्रकार का तारा है, क्या बोलेंगे सर? तारा है, करेक्ट आंसर बी होगा। सूर्य का जो मैक्सिमम है ना, ये किस चीज़ से बना हुआ है? तो एक तो हाइड्रोजन गैस से बना हुआ है, हाइड्रोजन गैस से, और हीलियम गैस से बना हुआ है, हाइड्रोजन और हीलियम से। हाइड्रोजन लगभग माना जाता है 74% और 24% हीलियम माना जाता है, ठीक है, इस प्रकार से बना हुआ है। लेकिन हाइड्रोजन ही धीरे धीरे किस में परिवर्तित होते जाता है? हीलियम में परिवर्तित होते जाता है। तो जब ये हाइड्रोजन से हीलियम में परिवर्तित हो रहा था ना, तो बीच में बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलता है, उसी ऊर्जा को हम लोग प्रकाश के रूप में जानते हैं, जो कहते हैं कि सूर्य से प्रकाश आ रहा है। समझ रहे हैं? तो यही होता है आपका, है ना, ये मान ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन लगभग 74% और 24% हीलियम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1 अगस्त 2024 को असम राइफल, अच्छा ये यही हो जाएगा आपका, है ना, करंट अफेयर याद नहीं रखना है, बस आप टॉपिक याद रखिएगा
कि असम राइफल्स के महानिदेशक यानी डीजी का पद ग्रहण किसने किया था, ये पूछा गया है करंट अफेयर के रूप में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प का चयन करिए। ठीक है, जब 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड एक पूर्ण विकसित राज्य बना तो कोहिमा को राज्य की राजधानी के रूप में नामित किया गया। कोहिमा नाम केवियारा से लिया गया है, जो उस गांव का नाम है जहां कोहिमा शहर स्थित है। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं कि बताइए कौन सही है। ये दोनों सही है, दोनों नहीं है सही, एक गलत है, किस प्रकार से है ये पूछ रहे हैं। तो देखिए दोनों कथन सही है। क्या है ये दोनों कथन सही है, तो हम क्या बोलेंगे, दोनों कथन सही है, कहेंगे सर 1 और 2 दोनों सही है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन मैथ वाला है, तो मैथ आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ मैथ जगह नहीं बचता है बनाने के लिए, तो हम आपको इसका आंसर बता देते हैं, बी होगा इसका आंसर। आप लोग बनाइएगा ईमानदारी से, ठीक है। और इसको भी आप जो है कि बांट करके बना लीजिएगा, एलसीएम वगैरह लेकर के बनिएगा, बन जाएगा, इजी है। बी होगा इसका भी आंसर, बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पूछ रहा है कि मेजी पुनर्स्थापना कब प्रारंभ हुआ था, बताइए। मेजी पुनर्स्थापना कब प्रारंभ हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्यान रखना है 1867 से 68। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगादिर बंदरगाह पर किस देश ने पैथर नामक युद्धपोत भेजा था। अगादिर बंदरगाह, राइट आंसर कौन सा होगा, कहेंगे सर बी बिल्कुल सही है, जर्मनी ने भेजा था। बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडल की सलाह को राष्ट्रपति पर बाध्य किया गया। तो आपका यहाँ पर कथन दे रखा है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1978। सही कोड आपको चुनना है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, कहेंगे सर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, केवल एक सही है ये वाला। तो यानी कहने का मतलब 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो रहा है ना, वहाँ पर थोड़ा छोटा छोटा था। खैर, यहाँ पर कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसे टाइम्स पत्रिका द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2024 चुना गया। अभी आपको याद नहीं रखना, ये करंट अफेयर है, लेकिन आप बस ये टॉपिक याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी बनाती है। सर एस्चुअरी का मतलब क्या होता है, थोड़ा समझा दीजिए। देखिए एस्चुअरी किसको कहते हैं पता है, जैसे कि जहाँ पर कोई मीठी नदी वाला पानी है और वो सीधे जा कर के समुद्र में जाकर यानी खारे पानी में सीधे मिल जाए, तो उस जगह को हम लोग एस्चुअरी बोलते हैं। तो वही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी एस्चुअरी बनाती है। तो राइट आंसर कौन सा होगा बिल्कुल कहिएगा सर, नर्मदा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी नर्मदा नदी। ये कहाँ पर बहती है नर्मदा नदी, देखिए नर्मदा नदी जो है ये एमपी में अमरकंटक यानी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है, ठीक है। बस हम जो बोल रहे हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कहाँ से निकलता है ना, उद्गम स्थल पूछा जाता है। नर्मदा नदी जो है ये एमपी में यानी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है और खंभात की खाड़ी में जाकर के गिर जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, और ये पूछा जाता है, हम इसको यहाँ पर लिखने का प्रयास करते हैं, सरदार सरोवर बांध, यदि आपसे पूछा जाए कि सरदार सरोवर बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है या किस नदी पर बना हुआ है, तो नर्मदा नदी पर बना हुआ है, ठीक है ना। सवाल इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है। तो परियोजना का मतलब वही है कि कार्य चल रहा था उस समय, उसका नाम दिया गया सरदार सरोवर परियोजना, है ना। किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर बना हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 2025 में भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था। तो आपको ये याद नहीं रखना है, वैसे तो आप सभी को अच्छे से पता होगा, शुभांशु शुक्ला काफ़ी चर्चित रहे, है ना। लेकिन आप याद रखिए कि अंतरिक्ष यात्री अभी अनिल कैनन नाम के जो हैं कि व्यक्ति गए हैं, है ना, लेकिन हालांकि अभी आए नहीं, वो अभी अंतरिक्ष में ही हैं। तो बस आप ये टॉपिक याद रखिएगा जो ये वाला होगा, है ना, करंट अफेयर वाला। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य नहीं है। देख रहे हैं कार्य पूछ रहे हैं, और ऑप्शन देखिए किस प्रकार से दे रखा है, बैंकों का बैंक, बैंकों का बैंक इसको कहा जाता है, कार्य इसका नहीं है, लेकिन ऑप्शन दे रखा है। सरकार का बैंक, बिल्कुल इसी को कहा जाता है, आरबीआई को। मुद्रा जारी करना, बिल्कुल ये करता है मुद्रा जारी, लेकिन जमा स्वीकार करना यही वाला नहीं होगा, नहीं पूछ रहा था, यही होगा। जमा स्वीकार करना, निकासी जमा, ये सब रिजर्व नहीं करता है, यानी आरबीआई नहीं करता है, भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करता है ना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, बताइए। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष पूछ रहे हैं भाई, बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहेंगे ऑप्शन ए सर बिल्कुल सही है, अजय बंगा उनका नाम है, अजय बंगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि गंगा नदी सबसे ज़्यादा किस राज्य में प्रवाहित होती है। गंगा नदी
सबसे ज़्यादा किस राज्य में प्रवाहित होती है, यानी बहती है। प्रवाहित माने किस नदी में सबसे ज़्यादा बहती है, यानी किस राज्य में सबसे ज़्यादा, यानी उसकी लंबाई सबसे ज़्यादा किस राज्य में है। सवाल इस प्रकार से पूछ सकता है। राइट आंसर क्या होगा, कहेंगे सर यूपी में सबसे ज़्यादा बहती है ना, यूपी है, यानी इस प्रकार से गुजरता है पूरी लंबी दूरी है ना, पूरी के पूरा जो है यूपी का पूरा एरिया ये एक तरफ से पूरा ओर से लेकर छोर तक पूरी तरह से ये बहता है, यूपी में सबसे ज़्यादा। अब चूँकि ये पूछ रहा है तो लगभग कितना, आपको एक डाटा बस बेसिकली ध्यान रखिएगा, गंगा नदी जो है लगभग 1450 किलोमीटर तक यूपी में बहता है। क्योंकि लंबाई पूछ रहा है कि कहाँ से कहाँ तक बहती है, तो हो सकता है पूछ लिया जाए लंबाई, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहे कि अहमदाबाद प्लेन दुर्घटना कब हुई थी। तो ये तो आप सभी को पता होगा, अहमदाबाद जो हाल में प्लेन दुर्घटना हुआ था, है ना, लगभग भाई 260 व्यक्ति से भी हाँ 260 व्यक्ति शायद डाटा आया है कि 260 लोगों का जान चला गया था, एक ही व्यक्ति उसमें बचा था। तो पूछ रहा है ये घटना कब होता है, तो 12 जून 2025 को ये घटना हुआ था ना, 12 जून 2025 को ये घटना होता है। एक ही व्यक्ति बचा था, उसका नाम था विश्वास कुमार रमेश उसका नाम था, वही एक बंदा बचा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद सिक्किम में स्थित है। कौन सा हिमनद सिक्किम में स्थित है, नाम उसका जेमू, क्या नाम है, कहेंगे सर जेमू उसका नाम है, जेमू। चलिए डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है बताइए, डालमिया नगर, नाम सही स्पष्ट हो गया होगा सर, सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है डालमिया नगर। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी। अच्छा जो डालमिया नगर है ये कहाँ पर स्थित है, बिहार के रोहतास जिला में पड़ता है। कहाँ पर, कहेंगे सर एक तो ये बिहार में स्थित है, कहाँ पर, रोहतास जिले में, बिहार के रोहतास जिले में सोन नदी के किनारे। यदि पूछा जाए नदी का नाम तो किस नदी के किनारे, सोन नदी के किनारे स्थित है डालमिया नगर, सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन करें निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, कहीं अनुच्छेद 30 करता है, तो सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार निम्नलिखित में कौन से अधिकार को संविधान की आत्मा या संविधान का हृदय कहा गया है बताइए। तो आप सभी को अच्छे से पता होगा सर, अनुच्छेद 32 को कहा गया है। अनुच्छेद 32 में किसकी चर्चा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर है स्तंभ को मिलाने वाला, एक तरफ खिलाड़ी के नाम दे रखे हैं और एक तरफ खेल दे रखा है, यानी डी गुकेश जो है, श्री डी गुकेश, गुकेश डी पूछा गया, हालांकि डी गुकेश इसका नाम है। तो ये किससे संबंधित है, इस प्रकार सबको मिलान करके देखिए। डी गुकेश जो है ये शतरंज के खिलाड़ी है ना, और हरमनप्रीत सिंह जो है ये हॉकी के कैप्टन है। मनु भाकर जो है ये क्या है भाई, तो ये शूटिंग से संबंधित है। तो किस हिसाब से हो गया, एक का सी, सी ए बी, सी ए बी, सी ए बी, सी ए बी, सी ए बी यहाँ पर मिल गया, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, है ना। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से पूछा जाता है क्वेश्चन। ये देख रहे हैं करंट अफेयर वाला है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर, देखिए 2025 में भी चौथा स्थान पर था और अभी 2026 में भी ये कायम है, चौथे स्थान पर ही है ना। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इंडेक्स याद रखना है, खैर कराएंगे आप सभी को। अच्छा ये छूट गया क्या, हाँ देखिए कह रहे सितंबर 2024 में, ये भी वही क्वेश्चन करंट अफेयर वाला, वायुसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपको बस ये है ना याद रखना है किस टॉपिक से प्रश्न बने हैं, पिछले साल पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि नहीं है, व्यंजन संधि, देखिए इसमें भी व्यंजन संधि है और इसमें दोनों में है। सप्त ऋषि में नहीं है क्योंकि इसका संधि विच्छेद ही होता है क्या, सप्त जोड़ ऋषि, सप्त जोड़ ऋषि यही होता है इसका संधि विच्छेद। इसमें व्यंजन संधि कहीं पर नहीं आया। यहाँ पर देखिए सप्त तो बोलने के बाद अ उच्चारण में आता है और यहाँ पर है री लगा हुआ, तो अ या आ के बाद यदि री आ जाए तो ये गुण संधि का नियम है। गुण संधि कहता है अ या आ के बाद री अगर आ जाए तो उसका अर बन जाता है, अर। देख रहे हैं यहाँ पर सप्त ऋषि, देख रहे हैं ये ऊपर रेफ जो बन रहा है ना, ये अर के वजह से बन रहा है, तो ये गुण संधि का नियम है। तो कह रहे हैं इनमें व्यंजन संधि नहीं है, यही वाला नहीं है, ये गुण संधि है सप्तऋषि। अगला क्वेश्चन गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ पूछ रहे हैं, बताइए। गुदड़ी का लाल, हम लोग तो बचपन में पढ़े थे, गुदड़ी का लाल मतलब कि आंधे के घर गुणवान का होना, है ना, ये होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए अपने ही घर में सम्मान पाना, और कई सारे स्टूडेंट इसमें लगाएंगे जबकि गलत हो जाएगा। अपना घर गरीब थोड़े है, ऐसा अपने ही घर में सम्मान पाना, ठीक है, लेकिन अपना घर गरीब है ये तो इसमें नहीं लिखा गया है। गुदड़ी का लाल इसका मतलब होता है कि गरीब के घर गुणवान का होना। तो राइट आंसर ऑप्शन सी वाला हो जाएगा कि सामान्य स्थान पर बैठा गुणी व्यक्ति, मतलब सामान्य स्थान मतलब गरीब का घर और उसमें क्या गुणी का होना, यानी बैठा गुणी व्यक्ति। तो ये वाला होगा सही,
ये वाला नहीं लगा दीजिएगा। अपने घर में समान पाना, अपना घर गरीब है, ये तो इसमें जिक्र नहीं कर रहा है ना, तो सी आंसर होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में बिहार बंधु नामक पत्रिका का संपादन कौन थे? नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? बी होगा करेक्ट आंसर केशव भट्ट, केशव राम भट्ट, बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। मोहन एक पुस्तक चाहता था और वह उसे मिल गई, संयुक्त वाक्य का मिश्रित वाक्य में रूपांतरण करिए। यहाँ पर और लगावे तो ये कैसा है, कहेंगे सर संयुक्त वाक्य, लेकिन इसका मिश्रित वाक्य में रूपांतरण कह रहे हैं। मोहन जो पुस्तक चाहता था वह उसे मिल गई, यही होगा इसका मिश्रित वाक्य का संक्षेपण यानी कि उसका परिवर्तन, एक करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा क्षरण का कारण नहीं है? मृदा क्षरण माने मृदा अपरदन, जो मिट्टी का कटाव होता है ना उसी को कहते हैं मृदा क्षरण या मृदा का अपरदन। तो इसमें कौन सा इसमें नहीं है? तो स्थानांतरित कृषि, अतिचारण या एकल फसल, ये सभी के सभी मृदा क्षरण के ही अंतर्गत आते हैं। समुच्च सीढ़ी नुमा कृषि ये इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये मृदा क्षरण का कारण नहीं है बल्कि मृदा अपरदन को रोकने का ये एक विधि है। सीढ़ी नुमा कृषि, इसी को कहा जाता है सोपानी कृषि। क्या बोला जाता है? सोपानी कृषि। आप सभी लोग देखेंगे ज़्यादातर ये सिक्किम में देखने को मिलता है। सीढ़ी बना बना करके लोग जो है ना पहाड़ी इलाकों में खेती करता है ताकि मिट्टी कटे नहीं, है ना, मिट्टी कटे नहीं, इस प्रकार से खेती करते, उसी को सोपानी कृषि कहते हैं। तो बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। पूछ रहे अभ्रक के बारे में लिखित कथनों पर विचार करिए। मुख्य रूप से विद्युत उद्योगों में उपयोग किया जाता है, इसे सीट में विभाजित किया जा सकता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल कहिएगा सर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। यहाँ पर दोनों कथन सत्य है। मुख्य रूप से विद्युत उद्योग में तो इसका इस्तेमाल करते ही हैं भाई, और इसे सीट के रूप में जो है विभाजित यानी कि पतले पतले सीट में इसको हम बांट सकते हैं। तो दोनों कथन सही है, बी सही है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर अभी कथन कारण वाला है। कथन कह रहा है कि लोहे का संक्षारण आमतौर पर जंग लगने के रूप में किया जाता है, सही है। लोहे पर जो संक्षारण होता है वो जंग लगने की वजह से होता है, सही है। और फिर कह रहा है कारण कि लोहे पर जंग जल एवं वायु की उपस्थिति में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ इस प्रकार से क्वेश्चन कई सारे बिहार दरोगा में भी पूछे गए थे इस बार, जो 1799 वाला पोस्ट है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा गया। तो कई सारे स्टूडेंट मतलब पूरी तरह से गहराई से आपको पढ़ना होगा और क्वेश्चन का क्या कहने का मतलब है इस प्रकार से आपको समझना भी होगा। कथन और अभिकथन और कारण वाला कई सारे स्टूडेंट जानते हुए भी गलती हो जाता है भाई। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। कहिएगा सर कैसे? ए एवं आर दोनों सत्य है, ये तो हम सबको पहले से ही पता चल गया थे, दोनों कथन सत्य है। लेकिन ये भी हम कह सकते हैं कि आर जो है ये ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है, यानी ए जो है ए का स्पष्टीकरण कर रहा है। कैसे? देखिए लोहे का संक्षारण आमतौर पर जंग लगने की वजह से यानी कि जंग लगने के रूप में होता है, ये तो सही है। लेकिन ये देखिए जंग शब्द इसमें आया हुआ है और इसी का जो है कि जिक्र यहाँ पर कर रहा है कि लोहे पर जंग जल एवं वायु की उपस्थिति के कारण होता है। तो ये इसका देख रहे हैं, है ना, स्पष्टीकरण तो कर रहा है, इसलिए होगा ये वाला सही। इसी चीज़ में शब्दों के हेरफेर की वजह से गलत हो जाता है कई बार एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि एक धारा प्रवाही लंबी सीधी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। कहीं से सभी बिंदुओं पर समान होगा, सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ध्वनि किसी द्रव्यात्मक माध्यम में डैश तरंगों के रूप में संचरित होती है, बताइए तो ध्वनि। राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। कहेंगे सर अनुदैर्घ्य के रूप में होता है। भारत में कौन से राज्य में 94% उचित मूल्य की दुकानें सहकारी संस्थाओं द्वारा संचालित की जाती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कहेंगे सर तमिलनाडु में। वैश्वीकरण तेजी से एकीकरण या अंतः संबंध किसके बीच की प्रक्रिया है? देखिए एकीकरण या अंतर संबंध आपको समझ में ना आया हो, लेकिन वैश्वीकरण से क्या मतलब आ रहा है? वैश्वी मतलब कि विश्व की ये बात कर रहा है, तो उसमें लोग का चर्चा तो हाँ लोग का चर्चा हो सकता है, लेकिन इससे सबसे सटीक जो आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा? वो देश बनेगा। वैश्वीकरण माने कि अलग अलग देशों में जो है एकजुटता, उसको हम लोग कहते हैं वैश्वीकरण। तो देशों के बीच क्या ये जो है बात कर रहा है, तो लोग, बाजार, संस्कृति, ये सब इसके अंतर्गत जो है नहीं आएंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, सबसे सटीक आंसर सी वाला होगा। चलिए ये है मैथ वाला, तो बना लीजिएगा आप सभी लोग आंसर, इसका बी वाला हो जाएगा, ठीक है, ये वाला हो जाएगा, आप लोग इसको बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, ये भी है मैथ का, तो जितने भी मैथ के होंगे वो आपको हम इसका आंसर जो है बता देंगे, ठीक है, ये होगा इसका आंसर। अब यहाँ पर साइंस कह रहा है कि प्रबल बेस और दुर्बल अम्ल के लवण का पीएच मान क्या होगा? प्रबल बेस और दुर्बल अम्ल, देखिए दुर्बल अम्ल इसका क्या मतलब कि वो अम्ल नहीं है, अम्ल बेकार है, यानी कि वो क्या है, एक प्रकार से क्षार है। तो क्षार का मान जब भी होगा क्या होगा? 7 से अधिक ही होगा। तो और कह भी रहा है कि प्रबल बेस, तो बिल्कुल यही सही है,
क्या हो जाएगा 7 से अधिक वाला, तो बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची को 1951 के प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, कहेंगे सर 9वीं अनुसूची, है ना। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, कहेंगे सर 9वीं अनुसूची। अब यहाँ पर 9वीं अनुसूची आया तो थोड़ा सा 9वीं अनुसूची के बारे में ध्यान रखिएगा। इसमें 2-3 चर्चा मिलता है 9वीं अनुसूची में। भूमि सुधार का जो है जिक्र इसी में किया गया है, जमींदारी प्रथा का जिक्र किया गया है, न्यायिक समीक्षा का जो है कि जिक्र किया गया है, तो ये सब 9वीं अनुसूची में देखने को मिलता है। कह रहा है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। राइट आंसर डी हो जाएगा, ये सर कावेरी नदी पर स्थित है शिव समुद्रम जलप्रपात। देखिए शिव समुद्रम जलप्रपात जो है किस स्टेट में है, तो ध्यान रखिएगा ये कर्नाटक में स्थित है। कावेरी नदी पर तो है लेकिन किस स्टेट में, तो कहेंगे सर कर्नाटक में स्थित है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री रोजगार योजना क्या बोलेंगे, PMRY कब शुरू की गई। राइट आंसर बी होगा, कहेंगे सर 1993 में, बी करेक्ट आंसर होगा। एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र किस शहर में स्थित है। डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बताइए। तो राइट आंसर कौन सा होगा, बी बिल्कुल सही है, कहेंगे सर जी पटना में है, पटना में। ठीक है, भारत का अगर पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जानवर कौन सा है, तो आप सभी को अच्छे से पता होगा कि सर गंगा का डॉल्फिन है ना। अगला, यात्रा का लोक नृत्य किस राज्य से उत्पन्न हुआ है बताइए। तो राइट आंसर कौन सा होगा, कहेंगे सर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, पश्चिम बंगाल से, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि पश्चिम बंगाल के कुछ फेमस जो है कि लोक नृत्य नाम याद रखिएगा पश्चिम बंगाल का। वैसे तो कई सारे हैं लेकिन 2 थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, बार बार पूछा जाता है, छऊ और कर्मा, है ना। छऊ अच्छे से लिखते हैं इस प्रकार से, जो छ होता है ना, छऊ ये वाला छऊ, और एक होता है कर्मा, है ना, कुंवारी लड़की वगैरह करते हैं कर्मा। तो छऊ और कर्मा पश्चिम बंगाल से संबंधित है, ध्यान रखना है। बाकी यात्रा भी हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। अच्छा, कह रहा है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी। देखिए ये बिहार पुलिस में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा गया था, हालांकि मेरे ख्याल से आएगा ही, 2025 वाला भी और भी कराना बाकी है। हम खुद वो एग्जाम देने गए थे, पटना मेरा सेंटर गया था। उसमें क्वेश्चन पूछा था कि प्रकृतिवाद का सिद्धांत किसने दिया है। चार्ल्स डार्विन ने दिया है, अपनी ही पुस्तक, किस पुस्तक में नाम है उसका, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। कह रहे कि ये पुस्तक किसने लिखा है, तो चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। इसमें किसका चर्चा मिलता है, तो कहेंगे सर इसमें इन्होंने जो है कि प्रकृतिवाद का सिद्धांत जो है इन्होंने दिया है, इसी पुस्तक में इसका चर्चा है, तो ध्यान रखिएगा। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, प्रकृतिवाद का सिद्धांत किसने दिया, चार्ल्स डार्विन ने। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा है, चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगले क्वेश्चन पर आइए, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की स्थापना डैश को हुई थी बताइए। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, कहेंगे सर 28 अगस्त 1970 को होती है। हमारे हरी हारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कड़ी करी पकड़ी, करैया कथन किसने कहा था। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, बस यही याद रखिए ना, यही वाला एक याद रखिए बस बन जाएगा। किसने कहा था ये, कहेंगे सर ये कहा था किसने, गोपियों ने उद्धव से कहा था, गोपियों ने उद्धव से। अगला क्वेश्चन कह रहा है भगोरिया मेला किस राज्य में आयोजित होता है बताइए। भगोरिया मेला, तो भाई ये कहाँ पर मनता है, कहेंगे सर मध्य प्रदेश में, बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक समान समजातीय श्रेणी का हिस्सा नहीं है। देखिए समान समजातीय श्रेणी मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं, ये रीजनिंग के सवाल भी हम बोल सकते हैं, लेकिन ये रीजनिंग में नहीं है, साइंस के अंतर्गत पूछा गया है। देखिए C3H4, यदि C का मान 3 है तो H का मान 4 किस हिसाब से हो रहा है, एक फार्मूला देखिए इस हिसाब से हो रहा है, CnH2n, एल्केन एल्किन एल्काइन का ये फार्मूला है, CnH2n-2, है ना। इस पर रख के देखिए C का मान यदि 3 है, यहाँ पर 3 रखिएगा तो C 3 हो जाएगा, और H2n यानी 3 दूना 6, 6 में 2 घटा दीजिए, कितना बचेगा 4, ये सही है। देखिए C का मान 5 रखना है तो 5 रखेंगे, इधर कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 और 1 घटेगा तो कितना, 2 घटेगा तो कितना, 2 घट जाएगा, तो सर C5H8 ये भी सही है। C4H8, C5 के साथ 8 बनेगा, 4 के साथ नहीं बनेगा, यही आंसर हो जाएगा आपका। C6 के साथ 10 बन रहा है, देखिए तो C का मान 6 रखते हैं तो 6 दूना 12, 12 में 2 जाएगा, कितना बचेगा, कहेंगे सर 10 बचेगा, ये भी सही है। यानी एल्काइन से संबंधित ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, लेकिन यही नहीं है। पूछ रहा था भाई समजातीय श्रेणी का ऐसा कौन सा नहीं है, C वाला बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, एल्केन एल्किन एल्काइन का फॉर्मूला पता है ना आप सभी को,
एक बार लिखा देते हैं, एल्केन तो CnH2n और +2, ठीक है, दो दो घटते जाता है। फिर एल्किन का पूछेगा, तो CnH2n, बस, यानी कि दो घट जाएगा, इसमें तो कितना बचेगा, यही सिर्फ यही बचेगा, और एल्काइन जैसा ही आएगा तो CnH2n -2 हो जाएगा, जो अभी आपको हम लिखवाए थे। चलिए अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है 2, 8, 2 वाले तत्व निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। 2, 8, 2 किसका है ये जी, 8, 2, 10, 10, 2, 12, 12 किसका होता है, कहेंगे सर ये जी मैग्नीशियम का होता है। तो मैग्नीशियम कैसा है, एक प्रकार की, ये क्या है, धातु है सर मैग्नीशियम। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, कहेंगे सर ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी सही हो जाएगा ना। क्या है, मैग्नीशियम एक प्रकार का धातु है। अच्छा, धातु किसको बोलते हैं, तो देखिए जो है कि अपना इलेक्ट्रॉन खो करके आसानी से जो है वो अपना धनायन बनाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं धातु। तो जैसे सर मैग्नीशियम का होता है 12, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर दे रखा है 2, 8, 8, 2 कितना हो गया 10, इसका अष्टक पूरा हो गया, लेकिन 2 इसका बच रहा है, 2 क्या है, इसका संयोजकता है। अब ये 2 देखिए 4 से कम हो तो वो देना चाहेगा, और 4 से अधिक हो तो वो लेना चाहेगा। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, जो दे करके ये अपना जो है धनायन बना रहा है। तो अच्छा, आसानी से हम कह सकते हैं ये क्या है सर, धातु है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एल्यूमिनियम की संयोजकता पूछ रहा है, केमिस्ट्री से ही वापस से संयोजकता पूछ रहा है। एल्यूमिनियम Al का संयोजकता कितना होता है एल्यूमिनियम जी, 13 होता है एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या। तो बस 2, 8 और यहाँ पर बच जाएगा 3, 8, 2, 10 सर, ये तो अपना अष्टक पूरा कर लेगा, 3 बच जाएगा तो +3, ये 3 देना चाहेगा तो +3 हो जाएगा इसका संयोजकता। करेक्ट आंसर कौन सा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि भारत टेक टाइम कार्यक्रम किससे संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कहेंगे सर भारत की गेमिंग प्रतिभा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना और प्रस्तुत करना, बी करेक्ट आंसर होगा। आयनन ऊर्जा के लिए आवर्त प्रवृत्ति के आधार पर किस तत्व में सबसे अधिक आयनन ऊर्जा होती है। राइट आंसर बी हो जाएगा, कहेंगे सर ये होता है हीलियम में। कमल का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है, कमल, कमल का सरोज होगा, हाँ सर सरोज होगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, कहेंगे सर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ठीक है ना, कमल का ये हो जाएगा पर्यायवाची शब्द। अच्छा यहाँ पर क्या पूछ रहा है, फुल फॉर्म पूछ रहा है, BPRD का पूरा नाम क्या है, BPRD का पूरा नाम। राइट आंसर कौन सा होगा, कहेंगे सर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को, तो बी होगा, सॉरी डी होगा करेक्ट आंसर। तो यदि आपसे पूछा जाए कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो कहेंगे सर 9 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। विदर्भ किस देश का क्षेत्र है, बताइए, विदर्भ किस देश का क्षेत्र है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है सर, महाराष्ट्र का क्षेत्र है। संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना कब हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को होती है, डेट ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीर कुंवर सिंह जयंती कब मनाई जाती है। वीर कुंवर सिंह जयंती 23 अप्रैल को मनाई जाती है। RSS की स्थापना कब हुई थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कहेंगे सर 1925 में। संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कहेंगे सर 5 मार्च को मनाते हैं। यहाँ पर बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। लेस देन, इम्बेड, ग्रेटर देन, जैसा का उपयोग, यानी इसके जैसा का उपयोग HTML में किसके लिए हम करते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कहेंगे सर HTML पेज में बाहरी यानी कि नॉन HTML सामग्री जोड़ने के लिए करते हैं, तो बी होगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक सिस्टम यूटिलिटी का उदाहरण नहीं है, नहीं पूछ रहा है, तो होगा फेडोरा सॉफ्टवेयर। करेक्ट आंसर कौन सा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम पूछ रहा है कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, लोगों को अन्य गरीब लोगों के साथ एक गरीब परिवेश में रहना पड़ता है, जो बेहतर परिवेश में बेहतर लोगों की सामाजिक असमानता का आनंद लेने से वंचित है, तो इसे कहा जाता है, इसे क्या बोला जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं सामाजिक बहिष्कार बोलते हैं। मुद्रास्फीति को काबू में करने के लिए निम्न में से कौन सा राजकोषीय नीति जो है उपाय उपयुक्त है। कौन सी राजकोषीय नीति अपनाई जाती है मुद्रास्फीति को यदि हमें काबू में करनी हो तो।
बेसिकली ये आरबीआई अपनाता है। राइट आंसर क्या होगा इसका, कहेंगे सर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, करों में वृद्धि कर देता है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु से संबंधित असत्य कथन यानी गलत कथन छांटने के लिए पूछ रहे हैं। फणीश्वर नाथ रेणु की पहली कहानी वटछाया है। नेपाली क्रांति तथा राजनीति में सक्रिय योगदान दिया इन्होंने। महिला आंचल जुलूस प्रति परिकथा प्रमुख उपन्यास है इनके, या फिर नेपाली क्रांति कथा जो है रेणु का प्रमुख संस्मरण है, स्मरण बोलेंगे इसको बेसिकली, है ना। तो राइट आंसर कौन सा होगा, कहेंगे सर ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है, यही वाला असत्य कथन है। फणीश्वर नाथ रेणु की पहली कहानी वटछाया, ये कहना गलत है, बी होगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं लड़की शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा जी। लड़की का क्या होगा, लड़कियों नहीं, लड़कियां, हाँ ये सही है। लड़कियां नहीं, ये गलत है, ये भी गलत है, ये इसमें दीर्घ कर लगा दी, यही वाला सही है, कहेंगे सर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अशुद्ध वाक्य का चयन करने कह रहे हैं। फूलों की एक माला ले आइए, फूलों की एक माला सही है जी, हो सकता है। रोगी को सेब काट कर खिलाइए, रोगी को सेब काट कर खिलाइए, सही तो लग रहा है। कोई अंदर मत आए, कोई अंदर मत आए, सुनने में शुद्ध लग रहा है। मुझे केवल 10 रुपये चाहिए, ये भी सही है, यही वाला गलत है ना जी, असत्य पूछ रहा था यानी अशुद्ध पूछ रहा था, कौन सा है, कहेंगे सर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर सी। हालांकि आपके बुक में आंसर जो है ए दे रखा है, लेकिन ए सही है, कभी कभी मिस्टेक होता है। उसमें कह रहा है कि फूलों की एक माला ले आओ, ये कहना सही होगा, ये कहना गलत है। और यहाँ पर पूरी तरह से दिख रहा है कि कोई अंदर मत आए, ये देखने में यह शुद्ध लग रहा है, ऐसा होना चाहिए कोई अंदर मत आए, इस प्रकार से होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर तो ये सीधी तरह से अशुद्ध दिख रहा है। तो आप जो है कि एग्जाम में अपने दिमाग से लगाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रधान होता है। प्रसाद, माधुरी, ओज, प्रसाद और माधुरी दोनों। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वाला, ओज गुण प्रधान होता है। वह तकनीक जो डीएनए खंड की कई प्रतियां बनाने के लिए उपयोग की जाती है, उस तकनीक का नाम क्या है। तो उसका नाम है क्या, कहेंगे सर उसका नाम है PCR, PCR इंग्लिश में, यदि आप याद रखें शॉर्ट में तो। अगला कह रहा है कि अच्छे हीटर के साथ इस्तेमाल करने पर फ्यूज तार बार बार जल जाता है, सलाह दी जाती है कि डैश फ्यूज तार का इस्तेमाल करें, यानी अधिक लंबाई वाला, कम लंबाई वाला, कम त्रिज्या के या अधिक त्रिज्या के। तो राइट आंसर होगा कौन सा, कहेंगे सर ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, अधिक त्रिज्या वाला इस्तेमाल करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, वह उपकरण जिसमें नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की प्रक्रिया द्वारा विद्युत यानी कि बिजली का उत्पादन किया जाता है, क्या कहलाता है। तो उस अभिक्रिया को या प्रतिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं नाभिकीय रिएक्टर, है ना। ये वापस से अभिकथन वाला है, बताइएगा क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन कह रहा है, अभिकथन कह रहा है कि बादल वाले मौसम में प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है, और कारण कहता है कि रंध्रों के बंद होने से वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है। अब देख रहे हैं इससे मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो यानी कि ये कभी नहीं होगा कि कारण जो है इसका स्पष्ट कर रहा है, ये वाला, ये जहाँ पर रहेगा वहाँ तो हम पहले ही छांट देंगे। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, कहेंगे सर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। दोनों अभिकथन ए व कारण आर सही है, परंतु कारण आर जो है वो अभिकथन ए की व्याख्या नहीं कर रहा है दोनों सही, लेकिन ये इसका व्याख्या नहीं कर रहा है, वो हम आपको पहले ही बता दिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विलाई यानी कि उंगली नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं। तो ये अच्छे से आप सभी को पता है, विलाई जो पाया जाता है कहाँ पर, छोटी आंत में सर पाया जाता है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, जितना भी खाने वगैरह का रस वगैरह होता है, प्रोटीन वगैरह सब जा करके कहाँ से वो चूसता है, विलाई द्वारा चूसा जाता है और हमारे शरीर के खून में पहुँचाया जाता है। लेकिन इनमें से कौन से मेडुला के कार्य हैं, बताइए। तो मेडुला का कार्य पूछ रहे हैं भाई, शरीर का संतुलन बनाना, हृदय स्पंदन का नियमन करना, लार वमन का नियंत्रण करना, पैर की मांसपेशियों की गति को नियंत्रित करना। क्या होगा करेक्ट आंसर भाई, बी बिल्कुल सही है। यहाँ पर कहेंगे सर बी और सी बिल्कुल सही है, यानी हृदय स्पंदन का नियमन करता है, सही है, और लार तथा वमन का नियंत्रण करता है, ये दोनों कथन यानी दोनों लाइन जो है सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी वाला होगा। यहाँ पर बताइएगा कथन पर विचार करना है, मुख्यमंत्री राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है क्या, और जो व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता है, क्या होगा आंसर, कहेंगे सर ऑप्शन ए बिल्कुल सही, केवल ए ही सही है, मुख्यमंत्री राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, तो ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री और राज्यसभा के सदस्य थे।
मनमोहन सिंह थे, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। भारत में देश के कौन से भाग में सहकारी संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है? तो ये करंट अफेयर के रूप में हम बोल सकते हैं इसका, है ना। बाकी आंसर इसका क्या होगा, कहीं सर दक्षिण पश्चिमी, बाकी याद नहीं रखना है वैसे ये, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नवीकरण मिशन, देख रहे हैं शॉर्ट में नाम है इसका JNNURM, शहरी कब प्रारंभ किया गया? याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी कहेंगे 3 दिसंबर 2005 को। यहाँ पर देखिए पूछा है कि सही विकल्प का प्रयोग करके रिक्त स्थान को भरना है। अधिकार एक व्यक्ति का अन्य साथी प्राणियों, समाज और सरकार पर डैश है, क्या है बताइए? मांग है, दावा है, निर्णय, शक्ति है। तो अधिकार एक व्यक्ति का अन्य सभी प्राणियों, समाज और सरकार पर एक प्रकार का क्या है? तो कहेंगे सर एक प्रकार का दावा है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर आइए, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या होगा, कहेंगे सर उसका नाम था मीरा कुमार। यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सी बौद्ध संगीति में कथा वस्तु नामक ग्रंथ का संकलन किया गया था? राइट आंसर सी होगा, कहेंगे सर तृतीय बौद्ध संगीति। लास्ट कुछ और क्वेश्चन बच गए हैं, देख लीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब परास्त किया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कहेंगे सॉरी सी होगा ना, ये वाला 305 ईसा पूर्व में। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसको प्राप्त करके रहूंगा या और इसे मैं लेकर रहूंगा। ये कथन किसका था? तो ये कथन था किसका? बाल गंगाधर तिलक जी का। 1917 में रूसी क्रांति के प्रमुख नेता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। तो उसका नाम था व्लादिमीर लेनिन, व्लादिमीर लेनिन। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नौचालक मैगलेन किस देश का निवासी था? क्वेश्चन पूछा गया था, जो एग्जाम हम बिहार पुलिस का देने गए थे उसमें यह भी क्वेश्चन पूछा गया था, वो व्यक्ति कौन है जो संपूर्ण यानी कि पूरे दुनिया का समुद्री मार्ग से जो है कि यात्रा किया था? कौन थे? मैगलन थे, है ना, मैगलन थे। लेकिन यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि नौचालक मैगलन, यानी 2025 में ही हम भी एग्जाम दिए थे, 2025 वाला ही पूछा गया है, तो उसमें हो सकता है अलग शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया होगा। नौचालक मैगलन किस देश के निवासी थे? तो राइट आंसर क्या होगा, कहेंगे सर ऑप्शन ए होगा, पुर्तगाली यात्री थे। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुर्तगाली निवासी थे। तो 100 में से कितना सही हुआ कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, यदि सेट लगाए हैं तो। और बहुत जल्द हम लोग जो है बिहार डीएलएड का भी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, उसका भी प्रैक्टिस सिटी स्टार्ट कर देंगे, तैयारी में लगे हुए हैं, ठीक है ना। बाकी आप सभी लोग सेट लगाते रहिए, डेली क्लास अब आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।